अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर और जैसे कि आपको मतीउर रहमान और वकास ने पहली दो वीडियोस में बताया कि एसडीएस और नॉन एसडीएस में क्या फ़र्क है। बेसिकली ये दो वेज़ हैं जिससे आप अपना वीज़ा फ़ाइल करते हो। लेकिन मेन बात ये आती है कि चलो वीज़ा फ़ाइल कर तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। तो ज़्यादातर लोग कंसल्टेंट्स के पीछे इसीलिए भागते हैं क्योंकि वो उनको कोई आइडिया नहीं होता कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उनको लगता है कोई कंसल्टेंट कोई मैजिक कर रहा है उनके लिए और सारी डॉक्यूमेंट्स उनके लिए एक साथ इकट्ठा कर रहा है। वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ही मंगवाता है, लेकिन बस वो आपकी एक प्रोफाइल बनती है ऑनलाइन वेबसाइट पे उनकी, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, और वहाँ पे वो आपकी वीज़ा फ़ाइल करता है। लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको कि कंसल्टेंट हायर करने की, वो आप खुद कर सकते हैं। मैंने अपना वीज़ा खुद फ़ाइल किया है और आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और क्या प्रोसेस है उसका। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट बनाना है। इट्स द मेन थिंग। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके अलावा तो आप मतलब एयरपोर्ट के बाहर ही नहीं जा सकते अपने। फिर आती है आपकी ग्रेजुएशन, या आपने फॉर एग्जांपल बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट मैट्रिक और एफएससी की आपकी डिग्रीज़ होनी चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। आप अटेस्ट भी करवा सकते हैं उनको, एचईसी से करवा सकते हैं। और लेकिन मोस्टली हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है कि हमें अटेस्टेड चाहिए या डब्ल्यूईएस से वेरीफाइड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए, और काफ़ी नहीं मांगती। जैसे कि मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड जिसमें हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने नहीं मांगी थी हमसे। उसके बाद आती है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक इंश्योरेंस है कि आप जब तक पाकिस्तान में रहे हो, मतलब किसी वारदात या किसी वाक़े में आप इन्वॉल्व नहीं थे। ये हर किसी को चाहिए होता है। एंड देन आपका आता है आईएलटीएस। वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एक कोर्स, एक इंग्लिश स्पीकिंग एग्ज़ाम होता है जिससे आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, और आप बोल भी सकते हैं इंग्लिश या नहीं, क्योंकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हैं, उसके लिए आपको ये लाजमी चाहिए होता है। और नॉन एसडीएस एसडीएस की दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एसडीएस में आपको एटलीस्ट 6.5 चाहिए होते हैं और इन ऑल ओवरऑल आपके, और इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में एटलीस्ट 6 इन ईच इंडिविजुअल मॉड्यूल आपको चाहिए होता है। एंड देन आपकी एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर गार्डियन और योर पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल आप आ रहे हैं यहाँ पे, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, आपको फैमिली वाले मतलब वो पैसे दे भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप अपना एक हवाला देते हो कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरा मकसद क्या है यहाँ आने का। मैं पढ़ना चाहता हूँ, और कुछ अपना एक एजुकेशन है जो मतलब एक हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो और वहाँ हम ये चीज़ परसू क्यों नहीं कर रहे। आप कनाडा आके वही, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आ रहे हो, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवाती हैं, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे। आपको उनको बताना होता है और आपको जस्टिफाई करना होता है कि आपका मतलब जो आने का रीज़न है वो प्योरली एजुकेशनल है। आप ऐसे नहीं, वो बात की बात है, आप पीआर लेते हो या जो भी करते हो वो आपकी बात की बात होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ वीज़ा ऑफ स्टडी वीज़ा, you have to let them somehow believe that you are coming for purely educational purposes. And then आपका फैमिली इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जिसमें आप अपने पूरे फैमिली ट्री के बारे में बताते हो। आपके पेरेंट्स, वालदा, आपके वालिद मोहतरम, और आपके भाई, आपकी बहन, उनकी शादी हुई या नहीं हुई, और पूरी उनकी फैमिली के बारे में आपने अपने बारे में बताना होता है उनको। और एक यहाँ पे एडवाइस होगी कि आपकी जो फैमिली ट्री है, जैसे आपके रिलेशंस हैं और जो है आपको वैसे ही बताना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ इमोशनल होके बता रहे हो या कुछ मतलब ऐसे डिटेल्स में मतलब जा रहे हो जो आपके बाद में, क्योंकि ये चीज़ें आपकी परमानेंटली रिकॉर्ड में सेव होती हैं। आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, कल को आपको ये पकड़ेंगे उस बात पे। ऐसा नहीं कि आप उस टाइम वीज़ा ऑफिसर को इमोशनल करके अपना वीज़ा लेने चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल मेरे फादर वो एक किसान हैं या कुछ हैं,
اور میں پہلا فیملی کا فرد ہوں جو اتنا پڑھا ہے، جو اتنا آگے آیا ہے، اور میں اب ہائر ایجوکیشنس کے لیے کینیڈا آنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کی یہ ساری ریکارڈس میں ہوتی ہیں. کل کو اگر آپ اپنے پیرنٹس کو بلانا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں سیم وہ دیکھیں گے. اور آپ جب ویزا فائل کرتے ہو تو وہ آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں. اور کینیڈین ایجنسی اور یو ایس ایجنسی سیم ہوتی ہے دونوں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کی مطلب کیسے تفتیش کریں گے وہ. اس کے بعد آتی ہے آپ کی فائنینشیل ڈاکومنٹس. فائنینشیل ڈاکومنٹس میں آپ یہ بتاتے ہو کہ آپ کی مالی حالت کیسے ہیں. آپ کی فیملی لائک مطلب ان کے پاس مور دین انف منی ہے جو آپ وہاں پہ خود سروائیو کریں آپ کو یہاں بھیجنے کے بعد. ایسا نہ ہو آپ یہاں پہ آ گئے لیکن آپ کی فیملی پوری مطلب وہاں پہ مشکلات کا سامنا کر رہا ہو. جب آپ کی یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، آلموسٹ آپ کی ساری یہ چیزیں ڈن ہو گئی ہیں، آپ نیکسٹ آپ کا اسٹیپ ہوتا ہے آپ ویزا فائل کرتے ہو آن لائن. اس کی $120 فیس ہوتی ہے اور کینیڈین ڈالرس کی. آپ وہ اپلائی کرتے ہو وہاں پہ. نیکسٹ اسٹیپ آفٹر ویزا فائلنگ از دیٹ آپ کو ایک بایو میٹرک ویریفیکیشن کی ریکویسٹ آئے گی. آپ وہ فارم پرنٹ کر کے کراچی یا اسلام آباد میں ان کی 2 آفیسز ہوتی ہیں، ایڈریس آپ کو لکھا ہوتا ہے اس فارم پہ. آپ وہاں جائیں گے اور اپنے بایو میٹرکس اور آپ کی اس وقت تصویر ایک لی جائے گی. وہ تصویر لینے کے بعد آپ کو بس دعا کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے آپ کی ویزا پاسپورٹ ریکویسٹ کی. کیونکہ وہ نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوتا ہے، آپ کو وہ پاسپورٹ ریکویسٹ کہیں گے، آپ جائیں گے اپنا پاسپورٹ دیں گے اور وہاں پہ آپ کا کینیڈین ویزا آپ کا لگ جاتا ہے. تو آئی ہوپ دس ویڈیو ہیز بین انفارمیٹیو فار یو اینڈ اف یو ہیو اینی کوشچنس please let us know in the comments and we will be uploading such similar informative videos and stay tuned. Thank you.